हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। ये यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए क्विक रिवीजन के तहत हम लोग क्लास 10th के थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के एपिसोड 3 में उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने एपिसोड 2 में पूरे जितने आपके अभी तक संभावित प्रश्न पूछे गए थे अयस्क से उनके बारे में चर्चा हुआ था। अब हम लोग तीसरे एपिसोड में जो उपस्थित हुए हैं उनमें हम लोग सक्रियता श्रेणी से आने वाले प्रश्न और संक्षारण से आया हुआ जो प्रश्न है उनके साथ आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, और यही मेटल एंड नॉन मेटल का लास्ट वीडियो होगा। फिर हम लोग पढ़ लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अर्थात तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्ती गुणधर्म। उन चैप्टर के समाप्त होने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अंतिम चैप्टर पर, जो कि है कार्बन व उसके यौगिक। तो यही आपके संभावित पूरे आपके टॉपिक को देखते हुए जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या जहां से अब तक संभावित प्रश्न हुए हैं या पूछे गए या पूछे जा सकते हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों के श्रृंखला के साथ आपको इस वीडियो में सारी चीजें बताए जा रहे हैं। और एक प्रयास देखिए, ये नहीं है कि मैं आपको पास करा सकता हूँ, बस मैं आपके लिए एक माध्यम बन सकता हूँ कि एग्जाम्स में यदि कोई प्रश्न आए और आपसे हो तो उसमें आप आसानी से समझ सके कि इसका मतलब क्या है और उसका जवाब आप आसानी से लिख पाए। इसी के लिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आपके एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का हूबहू जवाब आप आसानी से लिख पाए, इन्हीं को समझाने का प्रयास मेरा जारी है और ये जारी रहेगा तब तक जब तक आपका बोर्ड एग्जाम हो ना जाए। और संभावित मुझे जो लगेगा कि नहीं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, वो तो मैं आपको पढ़ाता ही रहूँगा। लेकिन आपको लगे कुछ कि नहीं मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आया या मेरे लिए कंपलसरी हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सके, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट कर सकते हैं। और आप जो भी कमेंट करेंगे उसका फीडबैक आपको जरूर मिलेगा, और साथ ही साथ उसका आंसर भी और उसका जवाब भी आपको वीडियो के द्वारा भी दिया जाएगा। उसी के श्रृंखला के साथ एपिसोड 3 में हम लोग मेटल और नॉन मेटल में जो उपस्थित हुए हैं उनमें सबसे पहली चीज ये है कि सक्रियता श्रेणी को लेकर एक प्रश्न होता है कि कोई यौगिक होगा, उसमें कोई परमाणु का क्षण रख दिया जाएगा, कोई परमाणु रख दिया जाएगा, कहा जाएगा ये अभिक्रिया होगा या नहीं, यदि अभिक्रिया हो गया तो क्यों होता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। जैसे इसी प्रकार का एक प्रश्न आपका है, इसमें लिखा गया है कि लोहे की कील को CuSO4 के विलयन में डालने पर उसका नीला रंग गायब हो जाता है, क्यों? कह रहा है कि लोहे की कील है और उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका नीला रंग गायब हो जाता है। तो प्रश्न पहला ये हो गया कि नीला रंग किसके कारण होता है, तो नीला रंग जो होता है वो कॉपर के कारण होता है। अब इसका नीला रंग गायब हो जाता है तो इसका मतलब ये हो चुका है कि कॉपर हट चुका है, तभी उसका नीला रंग गायब हो गया। अब कॉपर हटा होगा, किसके कारण हटा होगा? आयरन के कारण, क्योंकि आयरन को क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं। और यदि आयरन ने हटा दिया इसका कारण क्या रहा होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन का स्थान कॉपर से ऊपर रहा होगा। ये आप भी जानते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी आप पिछले वीडियो में देख भी सकते हैं, पूरा विद्युत रासायनिक श्रेणी रखा गया, वहां पर जाके देख लीजिएगा कि आयरन का स्थान कॉपर से बहुत ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, और जैसे ही कॉपर के यौगिक की क्रिया आयरन से कराई जाएगी तो आयरन की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण वह कॉपर के यौगिक से कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। और जैसे ही कॉपर को विस्थापित करेगा उस विलयन का नीला रंग जो होगा वह गायब हो जाएगा। देख भी सकते हैं, यहाँ जवाब में भी लिखा गया है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका नीला रंग गायब हो जाता है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मैंने लिखा क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन का स्थान कॉपर से ऊपर है, जिससे आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। दूसरा जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर आयरन का स्थान कॉपर से ऊपर है तो इसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि आयरन की क्रियाशीलता या सक्रियता कॉपर से अधिक है। और जब कभी भी किसी अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह का आप क्या करेंगे? किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह से जब आप कराएंगे तो सदैव अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह जो होता है वह यौगिक से परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित कर देता है। ठीक वही घटना यहाँ पर है कि आयरन की क्रिया CuSO4 के साथ कराई जाती है तो क्या करता है? आयरन Cu को विस्थापित करके स्वयं वहां जाता है और FeSO4 फेरस सल्फेट और क्या बन जाता है? कॉपर बन जाता है। यही से और है कि यदि अभिक्रिया लिखा जाए, पूछा जाए कौन सी अभिक्रिया है, तो बता दीजिए फिर कि ये कौन सी अभिक्रिया है।
तो आपको मैंने पहचानने का तरीका भी बताया था कि यदि अभिक्रिया में विकारक की तरफ एक परमाणु हो और एक अणु हो तो वह कौन सी अभिक्रिया होगा, तो वह कौन सी अभिक्रिया होता है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया होता है। फिर यही से एक प्रश्न है कि यदि दोनों ही यौगिक या अणु होंगे तब कौन सी अभिक्रिया होगा, तो वह कौन सा हो जाएगा, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर वो भी मेंशन हो गया। और अगला प्रश्न इससे है कि अभिक्रिया 2Na + H2SO4 दिस गिव्स Na2SO4 और H2 होगा या नहीं, कारण से स्पष्ट कीजिए। अर्थात ये अभिक्रिया आपको दे दिया है और कह रहा है कि अभिक्रिया होगा या नहीं। तो इसका मतलब इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न आता है इसके लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार होना मस्ट है। यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार नहीं है तो आप इसका जवाब नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वह उसको विस्थापित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इस चीज का निर्धारण आप विद्युत रासायनिक श्रेणी से उसके स्थान से करेंगे। यदि उसका स्थान उस तत्व या परमाणु से ऊपर होगा तो वह सदैव उस यौगिक से विस्थापित कर देगा, और यदि उसका स्थान उस तत्व या परमाणु से नीचे होगा तो वह कभी भी उस यौगिक से उस परमाणु को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में देख सकते हैं कि सोडियम जो है वह हाइड्रोजन से ऊपर है। इसका मतलब सोडियम की क्रिया किसी भी अम्ल या जल से आप करा दे, वह क्या कर देगा, वहां से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। इसका मतलब यह अभिक्रिया होगी। क्यों होगी, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, जिससे सोडियम की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण सोडियम जो होगा वह H2SO4 से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। यही एक प्रश्न ये भी होता है कि सोडियम जो होता है वह ठंडे जल के साथ क्रिया कर लेता है, जबकि आयरन गर्म जल के साथ क्रिया करता है। क्यों, तो आपने देखा होगा कि जो सोडियम होता है वह उच्च अभिक्रियाशील में आता है, जबकि आयरन जो होता है वह मध्यम अभिक्रियाशील में आता है। एक तो जवाब ये हो गया। दूसरा जवाब यदि आपको लिखना चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम का स्थान आयरन से ऊपर है, जिससे सोडियम की क्रियाशीलता आयरन से अधिक है, इसलिए सोडियम आसानी से ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, जबकि आयरन ठंडे जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि आयरन की क्रियाशीलता क्या है, कम है। इसलिए वह हाइड्रोजन को यदि विस्थापित करना चाहेगा या तो गर्म जल होना चाहिए या तो फिर जल भाप की अवस्था में होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हाइड्रोजन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे आयरन आसानी से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ये प्रश्न आपके जवाब हो गए। तो इनमें आपका जवाब क्या होगा वो जान लीजिएगा। अभिक्रिया 2Na + H2SO4 Na2SO4 + H2 होगा यानी कारण से स्पष्ट कीजिए। यह अभिक्रिया होगा। क्यों होगा, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, जिससे सोडियम H2SO4 से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, अर्थात सोडियम की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है। अगला प्रश्न होता है कॉपर सल्फेट के विलयन में सिल्वर का क्षण रखने पर उसका नीला रंग गायब नहीं होता है, क्योंकि ये यहाँ से जवाब आपको मिल गया। इसका मतलब ये प्रश्न ही जवाब बता रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आपने सिल्वर का क्या रखा है, क्षण रखा है, और विलयन का रंग गायब नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि सिल्वर जो है वह कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाया, और यदि सिल्वर कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये है कि सिल्वर की क्रियाशीलता कॉपर से कम है, और यदि सिल्वर की क्रियाशीलता कॉपर से कम है इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर का स्थान कॉपर से नीचे है। यही होगा जवाब। अब आके देख लीजिएगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन से सिल्वर की क्षण रखने पर उसका नीला रंग गायब नहीं होता है। क्यों, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है, अर्थात कॉपर की क्रियाशीलता सिल्वर से अधिक है, और सिल्वर कम क्रियाशील है, इसलिए कॉपर के यौगिक से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता, जिससे CuSO4 से AgCu को विस्थापित नहीं कर पाता, जिससे विलयन का नीला रंग गायब नहीं होता या विलयन का नीला रंग बना रहता है। यहाँ पर देख भी सकते हैं CuSO4 + Ag है और Cu का स्थान Ag से ऊपर है, जिससे कोई अभिक्रिया नहीं होती। यदि अभिक्रिया हुई होती तो नीला रंग इसका क्या हो गया होगा, गायब हो जाता। अगला क्या है, संक्षारण क्या होता है, तो संक्षारण का मतलब होता है क्षरण होना अर्थात क्षति पहुंचाना। अब क्षति पहुंचाना है किसी धातु को, तो क्षति पहुंचाने के लिए कौन पहुंचाएगा, तो वहां पे वातावरण पहुंचाता है। कौन सा वातावरण, तो वातावरण में जल और क्या उपस्थित होता है, वायु। तो जल और वायु जो होते हैं वह हमारे लोहे के उपकरण को या जो धातुएं होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या उनका क्षय करते हैं। कैसे करते हैं, वायु व जल की उपस्थिति में धातुओं के पृष्ठ के क्षय होने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का मतलब ये भी मैंने बताया, क्षय होना होता है। क्या चीज क्षय होगा, क्या चीज नष्ट होगा, धातु का पृष्ठ नष्ट होगा या धातु का पृष्ठ क्षय होगा। वो कैसे होगा, वायु और जल के उपस्थिति में होगा। यहाँ से परिभाषा हो जाएगी, वायु व जल के उपस्थिति में धातु के पृष्ठ के क्षय होने की क्रिया को या नष्ट होने की
क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब आपने देखा क्या होगा, तो आप देख सकते हैं आपके घरों पर लोहे के जितने उपकरण लगे होते हैं, कुछ समय उपरांत या ज्यादा समय बीत जाते, कई महीने हो जाते, तो देखते हैं उस पर एक भूरे रंग की परत बन जाती है। जो ये भूरे रंग की परत बनती है उसी को हम लोग कहते हैं संक्षारण। तो यहाँ पर लिखा भी गया है, लोहे पर जंग लगना और पीतल के बर्तन पर हरे धब्बे का बनना, जो कि प्रश्न आया हुआ है कि संक्षारण को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो मस्ट है कि आप परिभाषा लिखने में उदाहरण जरूर लिखें, तभी आपका पूरा हुआ नंबर मिलेगा। अगला क्या होता है, संक्षारण से बचाव के उपाय। तो संक्षारण से यदि हमें बचाना होता तो हम लोग करते क्या है, यदि उस पर जंग लग गया है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस का प्रयोग कर देते हैं। ग्रीस का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि वायु और जो ऑक्सीजन होता है, वायु और जो जल होता है वह तेल पर रुकता नहीं है, अर्थात उस पृष्ठ पर रुक नहीं पाएगा। या आपका जब जंग लग जाता तो रुकते क्यों है, क्योंकि जंग लगने पर जो पृष्ठ होता है वो खुरदरा हो जाता है। अब खुरदरा होने के कारण कोई भी चीज होगा वहां से फिसल नहीं सकता, वह रुक जाता है, जिससे वह क्या करता है, धातु के पृष्ठ को क्षय पहुंचाता रहता है। लेकिन अगर आपने ग्रीस का प्रयोग किया है तो वहां पर घर्षण जो होता है वह कम हो जाता है, जिससे वह आपका जो कारक होगा वो वहां पर रुक नहीं पाएगा तो उसको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। यदि ग्रीस नहीं है तो आप वहां पर तेल का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि जहां पर जंग लगा होता है लोग वहां पर तेलों का प्रयोग करते हैं, जिससे वहां की परत जो होगी वो मुलायम हो जाए, वहां पर घर्षण रहित हो जाए। और घर्षण नहीं होगा तब भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको संक्षारण से बचा सकते हैं। तीसरा क्या होता है, पेंट के द्वारा। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं, कुछ समय उपरांत फिर से आपका वो खुरदरापन शुरू हो जाएगा, जिससे वो खुरदरापन ना बने, इसलिए अस्थायित्व प्रदान करने के लिए उसे पेंट कर देते हैं। और यदि ज्यादा क्षय हो जाता है तो आपने देखा होगा कि वेल्डिंग कराते हैं लोग। वही वेल्डिंग जो होता है वह विद्युत के द्वारा होता है, अर्थात उसी को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संक्षारण से बचाव के उपाय के लिए कौन कौन सा है, ग्रीस के द्वारा बचा सकते हैं, तेल के द्वारा बचा सकते हैं, पेंट के द्वारा बचा सकते हैं, विद्युत लेपन के द्वारा बचा सकते हैं। प्रश्न होगा विद्युत लेपन क्या होता है। यह एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें किसी धातु के पृष्ठ पर किसी दूसरे धातु का परत चढ़ाया जाता है, किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। आप देख भी सकते हो वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से किसी धातु के पृष्ठ पर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो उस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कौन होता है, गैल्वेनीकरण होता है। गैल्वेनीकरण का मतलब क्या होता है, यह भी एक विद्युत लेपन की प्रक्रिया है। जब लोहे पर जंग लग जाता है बहुत अधिक मात्रा में, अर्थात वो बहुत अधिक क्षरण हो चुका है, तो उसे बचाने के लिए क्या किया जाता है, उस पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। अब जिंक धातु की परत चढ़ाए जाने से जो लोहा होता है वह सुरक्षित हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। और गैल्वेनीकरण जो होता है वह किसके उदाहरण में आता है, विद्युत लेपन में आता है। ये एक प्रश्न हो गया कि फिर किसका संक्षारण नहीं होता है उपकरण के रूप में। तो आप एल्यूमिनियम का उपकरण बनाएंगे तो उसका संक्षारण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम वायु या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्यूमिना का निर्माण करता है, और एल्यूमिना जो होता है वह वायुमंडल में अस्थायी होता है, इसलिए वह आसानी से उसका क्षरण नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जितने भी रेलिंग से उपकरण आपके सजावट के बन रहे हैं सभी आपके एल्यूमिनियम के ही ज्यादातर बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का आसानी से संक्षारण नहीं होता। दूसरी चीज, उसकी चमक भी नहीं जाती और उसे पेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, उसके बचाव या रख रखाव के लिए भी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बस अंतर ये है कि जो आपका एल्यूमिनियम, अगला जो फायदा वो ये है कि एल्यूमिनियम जो होता है वह हल्का होता है, जबकि लोहा जो होता है वह भारी भी होता है। तो उपकरण जो हम लोग आजकल उपयोग कर रहे हैं वो किसका उपयोग कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का उपयोग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का संक्षारण नहीं होता है। यदि संक्षारण में एक प्रश्न हो जाए कि कौन सा हम लोग आभूषण जो बनवाते हैं वो किसका बनवाते हैं, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लेटिनम का, हम लोग इनका क्यों बनवाते हैं, तो इसका कारण ये है क्योंकि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जो होता है इसका भी संक्षारण नहीं होता। क्यों संक्षारण नहीं होता है, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। एल्यूमिनियम में अगर है तो एल्यूमिनियम की क्रियाशीलता उच्च होती है, ये जानते हैं आप। अगर क्रियाशीलता उच्च है तो उसका संक्षारण होना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं होता, क्योंकि वायु के साथ क्रिया करके एल्यूमिना बनाता है जो कि क्या होता है, अस्थायी होता है, इसलिए उसका संक्षारण नहीं होता है। और दूसरी चीज, इधर जो आपने गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम लिया है इसका आभूषण आप बनाते हैं तो इसका संक्षारण नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, जिससे वायु और जल के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं।
तो ये हो गया आपका। और इस पर अगला जो प्रश्न है कि जंग क्या होता है, तो याद रखिएगा वायु व जल की उपस्थिति में लोहे के पृष्ठ पर एक भूरे रंग की परत पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी आपका पूछा गया, तो याद रखिएगा कि Fe2O3.X H2O होता है, जिसे फेरिक ऑक्साइड एक्स हाइड्रेट के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अगला क्या होता है, धातु क्या होता है। जब आप कोई तत्व लेते हैं तो वह दो घटना कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है क्या बनाता है, धनायन बनाता है, और यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। तो धनायन बनाएगा तो उसे हम धातु कहेंगे, और ऋणायन बनाएगा उसे हम अधातु कहेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे हम लोग धातु कहते हैं। उदाहरण में कौन आता है, Na, Li, Mg, Cu, Ag, Pt, Au। और पूछा भी गया है आपके 2022 में, देख सकते हैं कि धातु है अधातु है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न आपके 2022 में हुए तो 2023 में भी आपके हो सकते हैं। अधातु में कौन आता है, जो आपके ऋणायन बनाते हैं सभी आपके अधातु होते हैं, जो आपके धनायन बनाते हैं वे सभी आपके धातु होते हैं, और जो धनायन और ऋणायन दोनों बनाते हैं वे सभी आपके क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। ताकि हम लोग अधातु पहले देख लेते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे कौन आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं सभी आपके क्या है, अधातु है। फिर क्या आता है, उपधातु आता है। वे तत्व जो धातु अधातु दोनों के गुण रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। जिसमें कौन आता है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आते हैं। तो ये आपके कौन से उदाहरण है, उपधातु के हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो सेशन पसंद आए और समझ आए तो जरूर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही साथ अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तीय गुणधर्म चैप्टर के फर्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।